जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का इतिहास का कक्षा 8 का पार्ट 2 का चैप्टर 2 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसकी पिछली वीडियो क्लास 6 और क्लास 7 की और क्लास 8 की अध्याय 1 और अध्याय 2 पार्ट 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। और यदि आप लोग पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पार्ट 3 शुरू करते हैं। पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसका पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ लिए हैं। पार्ट 3 पे अब चलते हैं। ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग नए साम्राज्य की स्थापना, नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था। गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है ये। 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं, जिनका नाम था वारेन हेस्टिंग, प्रथम गवर्नर जनरल हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था और 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक थे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे ये वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल भारत के प्रथम, जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में अहम भूमिका अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। यानी 1773 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी केवल बंगाल में ही नहीं, सबसे पहले इन्होंने बंगाल पर कब्जा किया था और 1773 तक वारेन हेस्टिंग का शासनकाल आते आते इन्होंने बम्बई और मद्रास पर भी सत्ता हासिल कर चुके थे। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, एक थी बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। हर एक अर्थात प्रत्येक का शासन गवर्नर के पास होता था। गवर्नर के पास हर एक प्रेसिडेंसी का शासन होता था और सबसे ऊपर जो पद था और सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, जो उस समय गवर्नर जनरल थे 1773 से वारेन हेस्टिंग, ये थे 1785 तक। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय है। इन्होंने खास तौर से न्याय के क्षेत्र में सुधार किया था वारेन हेस्टिंग ने। और हर प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर नियुक्त किया जाता था और इन सब के ऊपर एक थे गवर्नर जनरल। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। 1772 की बात करें तो 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। हर जिले में 2 अदालतें होंगी। पहली थी फौजदारी अदालत और दूसरी थी दीवानी अदालत। ये हर जिले में, प्रत्येक जिले में स्थापित की गई थी 1772 ईस्वी में। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। दीवानी अदालतों के जो मुखिया होते थे वो यूरोप के जिला कलेक्टर होते थे। यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, वो यूरोप के ही व्यक्ति ऐसे होते थे जिन्हें कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता था। तो ये जिला कलेक्टर जो होते थे ये
उस समय यूरोपीय ही होते थे, यूरोप के ही नागरिक होते थे जो जिला कलेक्टर के पद पर होते थे, और यही दीवानी न्यायालय, दीवानी अदालतों को देखते थे। दीवानी अदालत के मुखिया यही होते थे, जिला कलेक्टर। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। उस समय मौलवी होते थे और हिंदू पंडित होते थे जो इनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी। फौजदारी अदालतें जो थी वो इस समय तक काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। फौजदारी अदालतें, जो मारपीट का मुकदमा होता था, फौजदारी अदालतें, ये काजी देखते थे, काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत किया गया था, लेकिन इनकी निगरानी भी कलेक्टर ही करते थे। काजी देख लेते हैं, क्या काजी क्या होते हैं। तो काजी एक न्यायाधीश है। काजी एक न्यायाधीश होते थे, और मुफ्ती होते थे मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। यानी कि मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद हैं जो कानून की व्याख्या करते थे। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे, ये कानून की व्याख्या करते थे, और काजी इन्हीं के आधार पर अपना फैसला सुनाते थे। महाभियोग किसे कहते हैं? महाभियोग उस समय जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अर्थात संसद का ऊपरी सदन जो ब्रिटेन में था उस समय में, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। यानी कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अर्थात संसद का ऊपरी सदन उस समय ब्रिटेन में होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है, इसी को महाभियोग कहा जाता है। ये कि यहाँ पे महाभियोग का चित्र भी दिखाया गया है। यहाँ पे संसद चल रहा है ब्रिटेन का। वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा किया गया है। वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा आरसी पलार्ड द्वारा चित्रित 1789 का चित्र है ये, जब वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया गया था, महाभियोग। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक, और ये अपना 1785 के बाद जब गवर्नर जनरल के पद से जब हटे 1785 में, तो भारत से इंग्लैंड गए। इंग्लैंड जब ये लौटे तो वहाँ पे एडमंड बर्के नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल का शासन सही से न चलाने के आरोप पर इनके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा पंजीकृत कर दिया ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटिश की संसद में, और यह मुकदमा 7 साल तक चला। इसी का एक चित्र भी दिखाया गया है यहाँ पे। एक बड़ी समस्या यह भी थी सॉरी एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। उस समय अभी की तरह तो कानून बने नहीं थे तब, तो ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय में काजी और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनके धर्म के, और हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण पंडित जो होते हैं वही कानून की व्याख्या धर्मशास्त्र के हिसाब से करते थे। और एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। और इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। और ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्या कर देते थे, भिन्नता रहती थी इनकी व्याख्या करने में, इसी को दूर करने के लिए, एक समान कानून बनाने के लिए उस समय 1775 में 11 पंडितों को कानून, भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एनबी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। एनबी हॉलहेड थे, इन्होंने इस संकलन का
अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए भी मुस्लिम कानूनों की एक संहिता अर्थात कानून की संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। 1772 में हम लोग अभी देखे थे, 1772 में हर जिले में 2 अदालतें स्थापित किए गए थे, एक दीवानी अदालतें और दूसरी फौजदारी अदालतें। दीवानी अदालतें कलेक्टर के अंतर्गत थी और फौजदारी अदालतें काजी और मुफ्ती के अंतर्गत किया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। और इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत बनाई गई, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। उस समय भारतीय जिले में कलेक्टर का पद सबसे बड़ा ओहदा होता था जनपद में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। कलेक्टर का उस समय मुख्य काम था लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों तथा दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये कलेक्टर का मुख्य काम होता था। और उसका कार्यालय अर्थात कलेक्टर का कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। एक स्रोत 5 यहाँ पे दिया गया है। स्रोत 5, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्यवाही के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार है। एडमंड बर्क ने ब्रिटिश की संसद में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया था, जो 7 साल चला था। और एडमंड बर्के ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण भी दिया है, उसका एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। एडमंड बर्के कहते हैं कि मैं उनके अर्थात हेस्टिंग के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ, ऐसा एडमंड बर्के ने उस समय एक भाषण दिया था। इन्होंने कहा कि मैं हेस्टिंग के ऊपर भारत की तरफ से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को पैरों तले इन्होंने रौंद दिया और जिनके देश को रेगिस्तान बना दिया। मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री के नाम पर और हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु के ऊपर उत्पीड़क का महाभियोग चला रहा हूं, ऐसा एडमंड बर्के ने उस समय एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया था। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो कंपनी के साथ शासन में भारत में शासन
में नए सुधार हुए, जो आज भी हम लोग देख सकते हैं इन लोगों के बनाए गए नियम। बहुत सारे स्कूल, विद्यालय, इमारतें इन लोगों की बनाई हुई आज भी अपने भारत में विद्यमान हैं। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार अर्थात घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। मुगल फौज में मुख्य रूप से घुड़सवार थे और पैदल सेना थी। इन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। मुगल फौज में जो इनके घुड़सवार और पैदल सेना थी, उन्हें तीरंदाजी का और तलवारबाजी का अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। सवार जो घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित सैनिक रहते थे, उन्हें सवार कहा जाता है, और सेना में सवारों का दबदबा रहता था। और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। क्यों नहीं महसूस होती थी? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करवाते थे। यानी कि मुगल सम्राट में सवार की अर्थात घुड़सवार सैनिकों की बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन पैदल सैनिकों की जब जरूरत पड़ती थी तो स्थानीय जमींदार जो होते थे वो एक ग्रामीण इलाकों से सशस्त्र किसानों की फौज के रूप में पैदल सिपाही मुगल साम्राज्य को मुहैया करवाते थे, उपलब्ध करवाते थे जब भी जरूरत होती थी। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, यानी कि 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। जब 18वीं सदी में अवध और बनारस में किसानों को भर्ती किया जा रहा था पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दे करके, तो इन्हीं के तरीके को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनाया। जब इन्होंने सेना में भर्ती करने लगे लोगों को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही तरीका अपनाया जो मुगल उस समय अवध और बनारस अपनाते थे। और अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही, सिपाही जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, वह अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे अंग्रेज लोग। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। 1820 के दशक की बात करें तो जैसे जैसे युद्ध की तकनीकी बदलने लगी, तो वैसे वैसे सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम पड़ने लगी, आवश्यकता कम होने लगी, क्योंकि उस समय नई तकनीक आ रही थी, बंदूकों का अभी इस्तेमाल होने लगा था। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, मस्केट कहते हैं, तोड़ेदार बंदूक होती थी। मस्केट यहाँ दिया गया है। पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी जिसे मस्केट कहा जाता था, और मैचलाक से लैस होते थे। जो पैदल सैनिक होते थे वह मस्केट और मैचलाक से लैस होते थे। मैचलाक किसे कहते हैं? मैचलाक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिनगारी दी जाती थी, उसे मैचलाक कहा जाता था। तो जो सैनिक बर्मा और अफगानिस्तान और मिस्र में लड़ रहे थे, जहां वहां के सिपाही मस्केट और मैचलाक से लैस थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी, क्योंकि पैदल टुकड़ी के पास ये मस्केट दे देते थे, मस्केट और मैचलाक होती थी, जिससे ये लोग अच्छे से युद्ध लड़ के संबंधित इलाके पर कब्जा कर सकते थे। इसीलिए इनके लिए उस समय पैदल टुकड़ी का महत्व इस समय 1820 के दशक में ज़्यादा हो गया था। सॉरी। एक घुड़सवार का यहाँ पे
चित्र दिखाया गया है। एक कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार है। एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया या 1780 का चित्र है। एक कंपनी के लिए काम करने वाले बंगाल का एक सवार का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। 19वीं सदी की शुरुआत में 1800 ईस्वी के बाद जब शुरू हुआ 19वीं सदी, तो अंग्रेज लोग अपने सैनिकों को यूरोपीय संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगे था। जब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित जब उन्होंने यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण और अभ्यास और अनुशासन सिखाया अपनी सेना को, तो उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। परंतु इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। ये लोग पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज लोग सैनिकों के जाति और समुदाय की भावनाओं को ये लोग नज़रअंदाज कर देते थे, इग्नोर कर देते थे, तो जिससे समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती थी। सैनिक लोग इसका विरोध भी करते थे। भला लोग अपनी जातीय धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में विस्तार से अध्याय 5 में आगे पढ़ेंगे। तो एक ये भी कारण था कि अंग्रेज लोग सैनिकों की जाति का, उनके समुदाय को नज़रअंदाज कर देते थे। तो 1857 के विद्रोह में इन सिपाहियों ने भी इस कारण से भरपूर भाग लिया था। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जब आई थी भारत में, तो इनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था और व्यापार से यहाँ पे सामग्री खरीद करके जा करके यूरोपीय देशों में उसको ऊंचे दामों पर बेच करके मुनाफा प्राप्त करना था। परंतु ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे शासन सत्ता ही स्थापित कर लिए धीरे धीरे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। 19वीं सदी में भाप तकनीक आ गई थी, जिससे भाप से चलने वाली जहाज़ें, पानी की जहाज़ें भाप से चलने लगी, जिससे नई तकनीकी के विकास से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में, यानी कि तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। जब भाप की तकनीक नहीं आई थी, तब तक नाव से समुद्र मार्ग से भारत तक पहुंचने में, यूरोप से भारत तक पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। परंतु भाप से चलने वाली जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। अब जब भाप तकनीकी आ गई, तो भाप से जहाज़ें जब चलने लगी, तो यह यात्रा 6 से 8 माह की यात्रा ये 3 ही हफ्तों में कंप्लीट हो जाया करती थी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। यानी कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर, 78% भारत की आबादी पर कंपनी का सीधा शासन
स्थापित हो चुका था 1857 तक। और देश के शेष भूभाग पर, इसके अलावा जो शेष भूभाग भारत का बचा था, उस पर इनका अप्रत्यक्ष आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इनका शासन वहां भी था जो शेष भाग था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक पूरे भारत में नियंत्रण कर चुकी थी। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। हम लोग कुछ देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है प्रश्नावली। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। दीवानी क्या था? दीवानी भू राजस्व वसूलने का अधिकार था दीवानी में। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, इनको शेर ए मैसूर कहा जाता है। एक बार ये शिकार करने गए थे तो शेर ने इन पर हमला कर दिया था। इनकी बंदूक और कटार दोनों ही काम नहीं की थी। बंदूक काम नहीं की थी, कटार इनकी ज़मीन पर गिर गई थी, परंतु निहत्ते ही इन्होंने शेर का मुकाबला किया और अंत में लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी कटार उठा ली और उस कटार से शेर को मार डाला था। तब से इन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लगा था टीपू सुल्तान को। रानी चेन्नम्मा की बात करें तो रानी चेन्नम्मा कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। सिपाही को सिपाही कहा जाता है, अभी इसी लेसन में हम लोग पढ़े थे। वारेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत खाली स्थान की जंग से शुरू हुई। तो प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसी जंग से इनकी शुरुआत हुई। पहली जीत इनकी यही थी, प्लासी का युद्ध 1757 में। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई। प्लासी की जंग से, यहाँ पे हो जाएगा प्लासी की जंग से, यहाँ पे आ जाएगा प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान डाट के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया, तो इन्होंने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था। विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था डलहौजी ने। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में स्थित थी। भारत के दक्षिण भाग में स्थित थी। सही या गलत बताएं। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, तो नहीं, 18वीं सदी में ही बहुत कमजोर होता गया था। 1707 ईस्वी की बात करें, 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई कुशल शासक मुगल शासन में नहीं रहा, जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। तो 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत नहीं होता गया, बल्कि कमजोर होता गया, तो ये गलत है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। नहीं, ये भी गलत है। इसी के साथ डच थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डच थे, फ्रांसीसी थे और पुर्तगाली भी थे। तो ये सारी कंपनियां थी। हाँ, बाद में इन लोगों को इन्होंने यहाँ से भगा दिया था भारत से, लेकिन गोवा में पुर्तगालियों का शासन आज़ादी के बाद तक था। तो ये अकेली कंपनी नहीं थी, ये गलत है। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। हाँ, महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। जब तक ये थे तब तक पंजाब में अंग्रेजों की दाल नहीं गली। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद, जब इनका शासन खत्म हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने पंजाब से अंग्रेजों की 2 युद्ध हुआ था और बाद में पंजाब का अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया था। परंतु महाराणा रणजीत सिंह जब तक पंजाब में थे तब तक अंग्रेजों की कोई दाल नहीं गल पाई थी।
तो महाराणा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही है ये बात। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, बहुत सारे बदलाव किए। तो ये गलत है, बहुत सारे बदलाव किए, पूरा उथल पुथल मचा दिया, पूरा कानून ही, पूरा यहाँ का व्यवस्था ही बदल डाला। इसी के साथ साथियों वीडियो यहीं तक। यदि आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो पसंद लगे तो, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।